यह कहानी इतनी खतरनाक है कि शादी ब्याह से आपका विश्वास ही उठ जाएगा या फिर शादी ब्याह करने से पहले आप हजार बार सोचेंगे। यह घटना गोरखपुर की है जो हाल ही के महीनों में घटी है, यानी कि 2025 की घटना है ये। एकदम से रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना है ये। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल डायरी। आज आप इस कहानी में देखेंगे कि कैसे एक पढ़ा लिखा आदमी मौत के जाल में फंसने से बच सकता था और अपनी जान आसानी से बचा सकता था, लेकिन नहीं, फिर भी वो फंस गया। यह कहानी जबलपुर मध्य प्रदेश से शुरू होती है और गोरखपुर के कुशीनगर पर खत्म होती है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। तो हुआ यूं कि गोरखपुर के कुशीनगर जिले के एक रोड के किनारे से इंस्पेक्टर अशोक की जीप गुजर रही थी कि रोड के किनारे एक जगह उन्होंने राहगीरों की भीड़ देखी। उन्होंने माजरा जानने के लिए गाड़ी रोकी और एक राहगीर से पूछा, यह इतनी भीड़ क्यों है और यह दुर्गंध कैसी है? तभी दूसरा राहगीर सामने आता हुआ बोला, सर, हम लोग पुलिस को फोन करने ही वाले थे। उसने एक गांव की महिला को दिखाते हुए कहा, जो एक बकरी के साथ खड़ी थी। सर, वह महिला अपनी बकरी ढूंढने के लिए उधर झाड़ियों में गई थी तो उसने देखा अंदर झाड़ियों में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इंस्पेक्टर अशोक को अब उस भीड़ लगने का कारण समझ में आ गया। वे अपने जूनियर्स के साथ झाड़ियों में गए। देखा एक व्यक्ति मरा पड़ा है। उसकी उम्र 40-50 के करीब होगी। उसे चाकू से कई बार गोदा गया था। उसकी गर्दन में चाकू धंसा हुआ था और चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। पुलिस ने राहगीरों से पूछने की कोशिश की या जानने की कोशिश की कि वह लाश किसकी थी, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता उस लाश को। इंस्पेक्टर अशोक उस लाश को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि उसकी हत्या हुए 2-3 दिन हो गए होंगे। तो उन्हें लगा कि जरूर किसी न किसी ने पुलिस स्टेशन में किसी 40-50 साल के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट जरूर लिखवाई होगी। एक और इंस्पेक्टर अशोक की टीम लाश का पंचनामा करने लगती है, तो इंस्पेक्टर अशोक की दूसरी टीम हर एक पुलिस स्टेशन में पता लगाने लगती है कि कहीं 40-50 साल के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या। लेकिन आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। यह देखकर इंस्पेक्टर अशोक को हैरानी होती है। ऐसा कैसे हो सकता था कि 2-3 दिन पहले किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया हो और उसके घर वालों ने उस व्यक्ति की खोजबीन नहीं की हो। इंस्पेक्टर अशोक पंचनामा वगैरह करके उस व्यक्ति की लाश को मोर्चरी में इस उम्मीद में रखवा देते हैं कि 1-2 दिनों में उसकी शिनाख्त हो जाए तो पोस्टमार्टम करवा देंगे, फिर अंतिम संस्कार भी करवा देंगे। उसी दिन 50 साल का संजय तिवारी इंस्पेक्टर अशोक के थाने में पहुंचता है और बताता है कि मेरा चचेरा भाई जितेंद्र तिवारी एक हफ्ता पहले जबलपुर से यहाँ कुशीनगर शादी करने आया था, लेकिन अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया और उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इंस्पेक्टर अशोक को लगता है कि जो लाश मिली थी, कहीं वो लाश संजय के भाई जितेंद्र की तो नहीं। वे संजय से जितेंद्र का फोटो दिखाने को कहते हैं। लाश का चेहरा तो बिगड़ चुका था, फिर भी मोबाइल में उसका फोटो देखकर वे अनुमान लगाते हैं कि वो लाश जितेंद्र की ही होगी। फिर भी ये बात वे संजय पर जाहिर नहीं करते और पुष्टि के लिए उसे मोर्चरी ले जाते हैं और उससे उस लाश की पहचान करवाते हैं। उस व्यक्ति की लाश देखते ही संजय चीख पड़ता है कि अरे, ये तो मेरा भाई ही है। ये तो यहाँ शादी करने आया था, इसका मर्डर कैसे हो गया? इंस्पेक्टर अशोक कहते हैं, हम फोटो देखकर पहले ही अनुमान लगा लिए थे कि आपके भाई की ही लाश होगी, लेकिन ये हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। तो ये यहाँ शादी करने आए थे? संजय ने कहा, जी हाँ। तो इंस्पेक्टर अशोक सोच में पड़ गए। फिर बोले, तो इनकी शादी हुई या नहीं? तो संजय ने बताया, शादी तो हो गई थी। इसने हमें शादी का फोटो भी भेजा था, लेकिन उसके बाद इसका फोन बंद आने लगा। जब 3-4 दिनों से इसकी कोई खोज खबर नहीं मिली, तो मैं इसे ढूंढने यहाँ आ गया। इंस्पेक्टर अशोक ने आगे पूछा, आपके पास इनकी शादी का फोटो है क्या? तो संजय ने झट से अपने मोबाइल में जितेंद्र की शादी का वो फोटो भी दिखा दिया। साफ दिख रहा था कि जितेंद्र एक लड़की के साथ शिव मंदिर में है। दूल्हा दुल्हन दोनों शादी का माला पहने हुए हैं। लड़की के मांग में सिंदूर लगा हुआ है और दूल्हा पास में खड़ा है, बहुत ही खुश है। तो इंस्पेक्टर अशोक ने पूछा, लड़की का नाम क्या है? तो संजय ने बताया, बबली तिवारी। इंस्पेक्टर अशोक ने संजय से शादी का फोटो अपने मोबाइल पर भेजने को कहा। फिर उन्होंने अपने जूनियर को फोटो भेजकर बोला, बबली तिवारी नाम की इस युवती का जरा पता लगाओ तो। इंस्पेक्टर अशोक के जूनियर इस तरह काम पर लग गए। इंस्पेक्टर अशोक ने अपने अन्य जूनियर से कहा, क्योंकि लाश की शिनाख्त हो चुकी है, इसलिए इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। इंस्पेक्टर अशोक के दूसरे जूनियर्स लाश का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया में लग गए। फिर मोर्चरी से अपनी जीप पर संजय को साथ ले जाते हुए उन्होंने संजय से कहा, मुझे इनके बारे में पूरी बात बताइए, जैसे ये क्या करते थे, इनकी शादी कब हुई, कैसे हुई, वगैरह वगैरह। इस पर संजय ने बताना शुरू किया, मेरा नाम संजय तिवारी है और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये था मेरा चचेरा भाई जितेंद्र तिवारी।
गांव में इसकी 18 एकड़ जमीन है, फिर भी एक स्कूल में टीचर था, 14,000 की मासिक वेतन पाता था। इंस्पेक्टर अशोक ने रिएक्शन दिया। फिर आगे पूछा, तो जबलपुर से यहाँ कुशीनगर ये अकेले शादी करने आए थे क्या, जो इनकी मौत के वक्त या इनके मर्डर के बाद कोई भी नहीं रहा? जी, जितेंद्र शादी करने अकेला ही आया था, संजय ने जवाब दिया। यह सुनकर इंस्पेक्टर अशोक को अजीब लगा। उन्होंने कहा, इतना धनवान आदमी इतनी दूर से इस तरह से शादी करने आया, वो भी अकेला? बात कुछ हजाम नहीं हुई। इंस्पेक्टर अशोक को उनके जूनियर का फोन आ गया। उस जूनियर का नाम विक्रम था। इंस्पेक्टर अशोक ने बोला, हाँ बोलो विक्रम। तो विक्रम ने जोश में कहा, सर लड़की का पता चल गया है। इंस्पेक्टर अशोक ने चहकते हुए कहा, गुड। तो विक्रम ने कहा, लेकिन सर। इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, लेकिन क्या विक्रम? तो विक्रम ने कहा, लेकिन सर लड़की का नाम बबली तिवारी नहीं है, जमीला बानो है। इंस्पेक्टर अशोक चौंकते हुए बोले, क्या बकते हो तुम, ठीक से मैच करो। विक्रम ने कहा, मैंने अच्छी तरह से मैच करा लिया है सर, इस लेडी का नाम जमीला बानो ही है। इंस्पेक्टर अशोक ने संजय से कहा, लोग बता रहे हैं कि इस लड़की का नाम जमीला बानो है, ये क्या माजरा है? इस पर संजय ने कहा, इसी शक्ल की होगी कोई दूसरी लड़की जिसका नाम जमीला बानो होगा। मेरे भाई ने तो जिसे शादी की उसका नाम तो बबली तिवारी था। इतना सुनकर इंस्पेक्टर अशोक सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अपने जूनियर विक्रम से फोन पर कहा, विक्रम, हो सकता है कि बबली तिवारी और जमीला बानो की शक्ल एक दूसरे से मिलती हो, तुम जरा ठीक से पता करो। इस पर विक्रम ने कहा, सर मैं एक टेलर मास्टर अब्दुल मियाँ के पास हूँ, उसी ने बताया कि ये जमीला बानो है, आपकी बात कराऊं क्या? इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, ठीक है, बात कराओ। इतना कहकर उन्होंने अपना फोन स्पीकर मोड पर डाल दिया और संजय से कहा, आप भी सुनिए। दूसरी ओर से अब्दुल मियाँ कहने लगा, साहब मैं सच कहता हूँ, ये जमीला बानो ही है। इंस्पेक्टर अशोक ने पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो अब्दुल? ये भी तो हो सकता है कि यह बबली तिवारी हो, और तुम जिस जमीला बानो को जानते हो उसकी शक्ल बिल्कुल बबली तिवारी की जैसी हो। इस पर अब्दुल ने कहा, नहीं साहब, ये सलवार सूट जो इसने पहना हुआ है वो मैंने ही सिला था, कुछ दिन पहले ही तो सिलवाई थी मेरे पास से। मेरे पास अभी भी इस सलवार सूट की कतरन होगी। यह सुनकर संजय चौंक पड़ा। इंस्पेक्टर अशोक ने संजय की ओर देखा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इंस्पेक्टर अशोक ने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम अब्दुल से जमीला बानो के बारे में सब कुछ पता करो, कि वो कहाँ रहती थी, किनके साथ रहती थी, और अभी कहाँ है, वगैरह वगैरह, और फिर मुझे रिपोर्ट करो। विक्रम ने कहा, यस सर। और तभी इंस्पेक्टर अशोक ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और संजय से बोले, ये क्या माजरा है? आपके भाई ने जिस बबली तिवारी से शादी की वो तो असल में जमीला बानो निकली। अब संजय की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर कि सब क्या हो रहा है। बबली तिवारी जमीला बानो कैसे बन गई? इस पर इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, मुझे इस मामले में कोई गहरी साजिश लगती है और उसी साजिश के तहत आपके भाई की हत्या की गई है। संजय की तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोले। वह कहता है, सर मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। पहली बात कि मैंने सोचा भी नहीं था कि जितेंद्र की मौत हो गई होगी, और मौत एक्सीडेंट वगैरह से हुई होती तो भी कुछ समझ में आता, लेकिन इसका तो सीधे मर्डर किया गया है। और अब एक और रहस्य खुल रहा है कि बबली बबली तिवारी नहीं, जमीला बानो है। इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, मैं आपके मन की हालत समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी समझ रहा हूँ कि आपके भाई के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ इत्मीनान से पूरी बात बताइएगा। फिर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर अशोक ने संजय को अपने सामने बैठाते हुए कहा, या तो आप शुरुआत से सब कुछ बताते जाइए, या मैं जो कुछ पूछूंगा उसके जवाब देते जाइएगा। बोलिए क्या चाहते हैं? तो संजय ने जवाब दिया, सर आप पूछिए, मैं जवाब देता जाऊंगा। तो इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, ठीक है, ये बताइए, जितेंद्र के घर में और कौन कौन लोग हैं? संजय ने कहा, एक बीमार भाई है जो कुछ करने के लायक नहीं है, यानी हमेशा के लिए बीमार है। कुछ और भाई थे, सब बचपन में ही गुजर चुके हैं, माँ बाप सब गुजर चुके हैं, यानी घर में समझिए जितेंद्र के अलावा और कोई नहीं है। तो इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, ओह, और ये यानी बबली तिवारी से उनकी पहली शादी है? तो संजय ने जवाब दिया, जी। तो इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, अब मैं समझ सकता हूँ कि उनकी शादी होने में इतनी देरी क्यों हुई। चाहे लड़का हो या लड़की, अगर माँ बाप दोनों ही गुजर गए हो और घर में कोई ना हो तो उनकी शादी करवाने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में लड़का लड़की लंबे समय तक कुंवारे रह जाते हैं, जब तक कोई प्रेम विवाह के चक्कर में ना पड़े। संजय ने इंस्पेक्टर अशोक की बातों से सहमति जताई। इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, अब आगे बताइए, उनकी शादी कैसे हुई, वो भी यहाँ की बबली तिवारी उर्फ जमीला बानो से? तो संजय ने बताना शुरू किया, जितेंद्र को शादी करने की इच्छा तो थी, लेकिन उसकी शादी हो नहीं पा रही थी, ना जाने क्यों। पास में इतना धन दौलत था, टीचर की सरकारी नौकरी थी, फिर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इंस्पेक्टर अशोक ने कहा,
उनके माता पिता या घर में और कोई नहीं था, यही उनकी सबसे बड़ी कमी रही होगी। इस पर संजय ने कहा, आपने सही कहा, और वो ऐसा था नहीं जो किसी भी लड़की को पटाकर या भगाकर शादी कर ले। और अगर कोई रिश्ता आता भी था तो कुछ लोग जलन से रिश्ता भाड़ देते थे। इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, ऐसा अक्सर होता है, रिश्ता बनाने वाले से ज्यादा बिगाड़ने वाले रहते हैं। तो फिर इस लड़की से शादी कैसे हुई? तो संजय ने बताना शुरू किया, हमारे गांव में गुरु श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का शिविर लगा। उसी में जितेंद्र ने उनसे अपनी तकलीफ बयान की। तो उस शिविर में जितेंद्र कुमार ने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मेरी शादी वादी नहीं हो रही है, 18 एकड़ जमीन है मेरी। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, आपके पास 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं? कितनी उम्र हो गई है आपकी? तो जितेंद्र कुमार ने जवाब दिया, 45 साल। तो उन्होंने कहा, 45 तो हो ही गई है, अब क्या? अब साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना बुढ़ापे में? तो जितेंद्र ने कहा, शादी तो जरूर करेंगे महाराज, क्योंकि मेरा कोई वारिस नहीं है और वंश चलाना है हमको। मेरे माता पिता कोई नहीं है। शादी सेट होने लगती है तो लोग बिगाड़ देते हैं, बहका देते हैं। आपकी दया हो जाए तो मेरी शादी हो जाएगी। तो महाराज जी ने कहा, वैसे भी लड़कियां कम हो गई हैं और लड़के ज्यादा हो गए हैं। लगता है आपके खाते की लड़की भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। तो ये सब बताने के बाद संजय ने इंस्पेक्टर अशोक से आगे कहा, देखते ही देखते यह रील वायरल हो गई। और फिर एक दिन जितेंद्र को एक लड़के का फोन आया। लड़के ने फोन पर कहा, क्या ये जितेंद्र मणि तिवारी का नंबर है? तो जितेंद्र ने जवाब दिया, जी हाँ, आप कौन? तो उधर से लड़के ने कहा, मेरा नाम प्रदीप तिवारी है, मुझे जितेंद्र जी से उनकी शादी के बारे में बात करनी है। यह सुनकर जितेंद्र थोड़ा उत्साहित हो गया और बोला, जी कहिए, मैं ही जितेंद्र तिवारी हूँ। तब प्रदीप कहने लगा, ऐसा है कि मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है बबली तिवारी। मैं उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिसके पास भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर जाता हूँ वह मुझसे बहुत दहेज मांगने लगता है। हम लोग बहुत ही गरीब हैं और मेरी बहन का मेरे अलावा और कोई नहीं है। मेरी बहन से मेरा दुख देखा नहीं गया और उसने कहा कि इससे अच्छा होता कि मैं आत्महत्या कर लूँ या आजीवन शादी ही ना करूँ। यह सुनकर मैं डर गया। तभी आपका वो रील देखा जिसमें आपने अनिरुद्धा जी महाराज से अपनी शादी की इच्छा जताई है। हालांकि है तो यह छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने आपका फ़ोन नंबर ढूंढ निकाला और आपको फ़ोन लगा दिया, यह पूछने के लिए कि क्या आप मेरी बहन से शादी करेंगे। अपने लिए शादी के रिश्ते की बात सुनकर जितेंद्र को बहुत खुशी हुई। उसे यकीन ही नहीं था कि उसके लिए इतनी जल्दी कोई रिश्ता आ जाएगा। उसने जवाब दिया, एक बार मैं आप लोगों से मिलकर बात करूंगा, फिर सब कुछ सही लगा तो शादी कर लूंगा। इस पर प्रदीप को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन फिर वह हिचकिचाते हुए बोला, मान लीजिए आपको मेरी बहन पसंद आ गई, तो क्या आप ऐसे ही शादी कर लेंगे या दहेज मांगेंगे? इस पर जितेंद्र ने कहा, क्या आपको मैं दहेज मांगने वाला लगता हूँ? तो प्रदीप ने कहा, नहीं लगते तो नहीं है, लेकिन अभी तक जिनसे भी मैं मिला हूँ उन्होंने दहेज मांगा, इसलिए मैं डर गया हूँ। इतना सुनकर जितेंद्र बोला, आपका डरना वाजिब है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए, दहेज में कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर प्रदीप को राहत मिली और उसने कहा, ठीक है, मैं खुशीनगर से जबलपुर आ जाऊंगा, वहाँ एक जगह अपनी बहन को ठहराकर आपसे मिलने आपके गांव आ जाऊंगा। इस पर जितेंद्र ने कहा, आप लोग आने की तकलीफ क्यों करते हैं, मैं ही आपके गांव आ जाता हूँ। तो प्रदीप ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ हमसे जलने वाले बहुत से लोग हैं, शादी होने नहीं देंगे, सही वक्त आने पर आपको यहाँ बुलाऊंगा, अभी हम लोग ही आपके पास आ जाते हैं। इस पर जितेंद्र बोला, ठीक है, लेकिन मेरे गांव में भी मुझसे जलने वाले लोग बहुत से हैं, इन्हीं लोगों की जलन की वजह से आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई है, इसलिए आप गांव आए तो किसी को भी बताएं नहीं कि आप अपनी बहन की शादी के लिए आए हैं। तो प्रदीप ने कहा, ठीक है। तो संजय ने इंस्पेक्टर अशोक को आगे बताया और फिर एक दिन प्रदीप हमारे गांव आया और जितेंद्र से मिला। उसने अपनी बहन का आधार कार्ड उसे दिखाया, जो बाद में हमें भी मिल गया। यानी अभी यहाँ आने से पहले जब हमने उसके घर की तलाशी ली तब यह आधार कार्ड मिला। इंस्पेक्टर अशोक ने वो कार्ड लेकर देखा। कार्ड में खुशी तिवारी साफ लिखा हुआ था। पता था कुशीनगर, गोरखपुर। इंस्पेक्टर अशोक ने कार्ड देखते हुए कहा, आगे बताइए। तो संजय ने कहना शुरू किया। उसके बाद जितेंद्र प्रदीप के साथ जबलपुर गया। वहाँ वे लोग एक सस्ते से होटल के कमरे में ठहरे थे। बबली को देखकर जितेंद्र मंत्र मुग्ध हो गया। संजय ने आगे फिर बताया, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। जितेंद्र को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और काफी देर तक सोचता रहा कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हूँ जो इतनी सुंदर लड़की अचानक से मेरे जीवन संगनी बनने आ गई। फिर बबली तिवारी और जितेंद्र में बहुत सारी बातें हुई। जितेंद्र तो लड़कियों को पहले ही पसंद कर चुका था। उसने तुरंत शादी के लिए मंजूरी दे दी। उसकी मंजूरी से प्रदीप खुश तो हुआ, लेकिन एक शर्त रख दी। इस पर अशोक ने पूछा, कैसी शर्त? तो संजय ने बताया। प्रदीप ने कहा कि शादी करने के लिए आपको गोरखपुर कुशीनगर आना पड़ेगा, और वो भी अकेले, नो दोस्त यार, नो बारात वारात।
ये शर्त सुनकर जितेंद्र चिंता में पड़ गया कि अपनी शादी में कैसे किसी को साथ नहीं ले जाऊंगा। उसे चिंता में पड़ा देखकर प्रदीप बोला, शादी आपको करनी है, फिर दूसरों को लाने के लिए आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अगर दूसरों को भी साथ लाना है तो ये शादी कैंसिल। इतना सुनते ही जितेंद्र हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैं शादी करने अकेला ही आ जाऊंगा। उसके बाद शादी की डेट और टाइम फिक्स करके दोनों भाई बहन गोरखपुर निकल गए और जितेंद्र गांव वापस आ गया। जब वह वापस आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। हमें लगा कि शायद उसे लड़की पसंद नहीं आई, इसलिए उसका मुंह लटका हुआ है। लेकिन जब उसने शर्त वाली बात बताई तो हमने उसे समझाया, अरे तुझे शादी करनी है और तुझे ही बुला रहे हैं ना, तो चला जा। हम इसके लिए कोई बुरा थोड़े ना मानेंगे कि हमें क्यों नहीं ले गया। जब लड़की वाले ही नहीं चाहते हैं कि हम उनकी शादी में पहुंचे तो हम क्यों जाएं? बस तू शादी करके जल्दी बहू को घर लेकर आ जा। तो हमारी बातें सुनकर जितेंद्र रिलैक्स्ड हो गया। फिर जितेंद्र ने 1 एकड़ जमीन गिरवी रखी और 1-2 लाख रुपए का कैश जुगाड़ करके और कुछ गहने वहने लेकर 2 जून 2025 को गोरखपुर के लिए रवाना हो गया। हम सबको बताकर गया था कि 6 जून तक दुल्हन के साथ लौट आएंगे, लेकिन आज 9 जून हो गए और उसकी कोई खबर नहीं आई। तो मैं यहाँ उसकी खोजबीन करने आ गया। इंस्पेक्टर अशोक ने संजय की पूरी बात सुनी, फिर कहा, तो जितेंद्र जब गोरखपुर यानी यहाँ पहुँच गया था तब आप उसके टच में थे? संजय ने जवाब दिया, जी सर, हम लोग 5 तारीख तक टच में थे। 5 तारीख तक उससे फ़ोन पर बातें होती रही। उसने अपनी शादी का फ़ोटो भी भेजा था। हम सब बहुत खुश हुए। फिर अचानक उसका फ़ोन बंद हो गया और फिर उससे हमारी बात आज तक नहीं हो पाई है। तो इंस्पेक्टर अशोक ने पूछा, आपने बबली तिवारी या उसके भाई को फ़ोन नहीं किया? तो संजय ने जवाब दिया, हमारे पास उनके नंबर ही नहीं थे। उन्होंने भी हमें फ़ोन नहीं किया। क्या पता हत्यारे ने उन्हें भी मार डाला हो। इस पर इंस्पेक्टर अशोक ने हैरानी से कहा, आपको ये पता चल चुका है कि बबली तिवारी नहीं बल्कि जमीला बानो है, आप फिर भी ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी हत्या हो चुकी होगी? तो संजय ने बड़ा मासूमियत से पूछा, तो फिर उन्होंने हमें क्यों फ़ोन नहीं किया? अगर वे जिंदा होते तो जितेंद्र की खोजबीन तो करते, उसकी गुमशुदगी की कहीं रिपोर्ट तो लिखवाते। तो इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, आप बहुत भोले हैं संजय जी। आप ये सोच रहे हैं कि उन लोगों की भी हत्या हो गई होगी, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि आपके भाई की हत्या उन्हीं लोगों ने की है। अब यह सुनकर संजय का मुंह खुला का खुला रह गया। इंस्पेक्टर अशोक की बातों पर उसे यकीन ही नहीं आया। फिर वह बोला, मुझे तो अब भी आपकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब। वे लोग भला मेरे भाई की हत्या क्यों करेंगे? बबली तिवारी की मेरे भाई से तो शादी भी हो चुकी है। शादी करते ही भला वह विधवा क्यों बनेगी? तो इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, अगर उनके मन में कोई पाप नहीं था तो उन्होंने आपके भाई को शादी करने के लिए अकेले क्यों बुलाया था? इंस्पेक्टर अशोक की बात सुनकर संजय सोच में पड़ गया। तभी इंस्पेक्टर अशोक को विक्रम का फोन आया। विक्रम ने कुछ कहा जिसे सुनकर इंस्पेक्टर अशोक बोले, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। फिर वे संजय से बोले, आप भी मेरे साथ चलिए। बबली तिवारी और उसके भाई के बारे में जो बात पता चली है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आगे क्या हुआ पूरी बात बताने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, और हो सके तो अंत में कमेंट भी करें। तो अब आगे सुनिए। इंस्पेक्टर अशोक संजय और कुछ जूनियर्स के साथ विक्रम के बताए स्पॉट की ओर निकल पड़े। रास्ते भर संजय सोचता रहा कि ऐसा वह कौन सा खुलासा होने जा रहा है जिसे सुनकर मेरे होश उड़ जाएंगे। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर अशोक विक्रम के बताए स्पॉट पर पहुंच गए। वह एक बंगला था। विक्रम पहले से उनका वहां इंतजार कर रहा था। उन्हें आया देखकर विक्रम आगे बढ़कर इंस्पेक्टर अशोक को रिसीव करते हुए बोला, सर, वे दोनों इसी बंगले में किराए पर रहते थे। ये फखरुद्दीन है इस बंगले के मालिक। तो फखरुद्दीन ने इंस्पेक्टर अशोक से कहा, साहब, आप जिन 2 लोगों को खोज रहे हैं वे भाई बहन नहीं थे, वे तो पति पत्नी थे। ये सुनते ही संजय के होश उड़ गए। तो क्या बबली तिवारी पहले से ही शादीशुदा थी और प्रदीप उसका भाई नहीं पति था? इसका मतलब इंस्पेक्टर अशोक ने उससे सही कहा था कि जो खुलासा होगा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सचमुच उसके होश उड़ गए थे। तभी फखरुद्दीन ने कहा, फोटो वाली जो लड़की किसी और के साथ माला पहने खड़ी है वो बबली तिवारी नहीं, जमीला बानो है, जिसके पति का नाम कौशल है, प्रदीप नहीं। अब इंस्पेक्टर अशोक ने संजय की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे हो कि देख लिया ना मैंने क्या कहा था। इस खुलासे के बाद जमीला बानो और कौशल की धरपकड़ तेज कर दी गई। पुलिस से आखिर वे कब तक बचते? जमीला बानो का फोन लोकेशन ट्रेस करके पुलिस उन तक पहुंच गई और आखिरकार वे पकड़े गए। तब पता चला कि उनका नाम सच में कौशल और जमीला बानो था, न कि प्रदीप और बबली तिवारी। उनसे पता चला कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वाला रील देखकर बबली तिवारी ने प्लान बनाया और कौशल से कहा, इस आदमी को देख रहे हो, इसकी 18 एकड़ जमीन है और इसका कोई वारिस भी नहीं है। अगर हम इसकी सारी जमीन हड़प लें तो कैसा रहेगा? इस पर कौशल ने कहा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हम इसकी जमीन हड़पेंगे कैसे? तब जमीला बानो ने कहा, इसकी शादी नहीं हुई है और ये शादी के लिए मरा जा रहा है। अगर मैं इससे शादी करके इसकी बीवी बन जाऊं और फिर इसे मार दूं तो इसकी सारी जमीन हो जाएगी ना मेरी? इस पर कौशल बोला, हाँ वो तो हो जाएगी, लेकिन वह ठहरा ब्राह्मण
और तुम ठहरी मुस्लिम। वो शादी के लिए भला कितना भी क्यों न मरा जा रहा हो, तुमसे शादी क्यों करेगा? इस पर जमीला बानो ने कहा, इतना भी नहीं समझे? अरे मैं नकली आधार कार्ड बनवाकर बबली तिवारी बन जाऊंगी, तब तो वह मुझसे शादी करेगा। इस पर कौशल चहका और बोला, अरे वाह डार्लिंग, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं है। तब जमीला बानो बोली, तो अब फटाफट मेरा बबली तिवारी के नाम से आधार कार्ड बनाने की तैयारी करो, और आज से उनके लिए तुम्हारा नाम कौशल नहीं प्रदीप होगा, और तुम मेरे पति नहीं भाई होगे। इस तरह दोनों ने फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया और प्लान के तहत दोनों जितेंद्र से मिले और उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे शादी के झांसे में ले लिया। फिर गोरखपुर बुलाकर नकली शादी का ड्रामा किया और उससे एक हलफनामे पे यानी एफिडेविट पर साइन करवा लिया। हलफनामे में लिखा था कि जितेंद्र के मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति उसकी पत्नी बबली तिवारी की ही होगी। जब कौशल और जमीला बानो ने देखा कि उनका काम हो गया है, यानी कि जितेंद्र ने हलफनामे पर साइन कर दिया है, तो उन्होंने धोखे से उसे नशीली दवा खिलाई और गर्दन में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसकी लाश को नाले के पास झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने सोचा था कि कुछ दिनों में लाश सड़ गल जाएगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आगे उनका प्लान था कि चूंकि जितेंद्र की सारी संपत्ति उनके नाम हो चुकी थी, तो कभी सही मौका पाकर उसके गांव जाकर सारी जमीन बेच आएंगे और जिंदगी भर मजे करेंगे। उन्होंने इंस्पेक्टर अशोक को बताया, असल में हमारा प्लान था कि जमीला जितेंद्र के साथ उसके गांव जाएगी और कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद उसका मर्डर कर देगी, ताकि फिर आसानी से उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। लेकिन जब यहाँ पता चला कि जितेंद्र ने झूठ बोला था, उसके पास 18 एकड़ जमीन नहीं बल्कि सिर्फ 3 एकड़ जमीन थी, तब उन्हें गुस्सा आ गया और उसका यहीं पे कत्ल कर दिया। यह सुनकर इंस्पेक्टर अशोक चौंके और संजय से पूछे, ये क्या चक्कर है? क्या जितेंद्र के पास 3 एकड़ ही जमीन थी? इस पर संजय ने बताया, हाँ, उसकी अपनी जमीन 3 एकड़ ही थी, लेकिन बाकी जमीन भी तो उसकी ही थी जो उसके मरे हुए भाइयों की थी, और उसके अपाहिज भाई की जो जिंदा होते हुए लाश के समान था। यानी देखा जाए तो पेपर पर भले उसके नाम से 18 एकड़ जमीन नहीं थी, लेकिन फिर वो 18 एकड़ जमीन का ही मालिक था। तो इस तरह से कौशल और जमीना बानो पकड़े गए। उन्होंने सोचा था कि वे नकली पहचान के बल पर जितेंद्र से शादी कर लेंगे, उसकी हत्या भी कर देंगे और उसकी संपत्ति भी हड़प लेंगे। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए था कि चालाक से चालाक अपराधी भी आज नहीं तो कल पकड़ लिए जाते। फिर ये तो महामूर्ख अपराधी थे, ये भला कैसे बचे रह सकते थे? जो अपराधी नकली आधार कार्ड पर 18 एकड़ जमीन बेचने का सपना देख रहे हो, उन्हें आप महामूर्ख नहीं तो क्या कहेंगे? उन्होंने क्या सोचा था कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो बबली तिवारी नहीं है, जमीला बानो है जो कौशल की वाइफ थी। है, उनके साथ तो पुलिस और कानून को जो करना है सो तो कर ही रही है, लेकिन इससे जितेंद्र तिवारी की जान तो वापस नहीं आ जाएगी ना। तो आपको क्या लगता है कि जितेंद्र तिवारी से कहाँ भूल हुई? क्या जितेंद्र तिवारी को सतर्क नहीं रहना चाहिए था? क्या उसे खटका नहीं लगना चाहिए था कि भाई ये लोग मुझे अकेले गोरखपुर क्यों बुला रहे हैं? अगर मेरे साथ मेरा भाई या कोई दोस्त रहेगा तो उन्हें क्या तकलीफ होगी? और सबसे बड़ा खटका तो तब लगना चाहिए था जब वे लोग उससे हलफनामे पर साइन करवा रहे थे। उससे वैसा हलफनामा साइन करना ही नहीं चाहिए था। आप कभी भी अकेले हो और पहले से पता नहीं हो कि आपसे कुछ इस तरह का साइन करवाया जाना है, तो आप ऐसे साइन बिल्कुल ना करें। आप उनसे टाइम मांगे, बोलिए कि अपने लोगों से बात करके या वकील को दिखाने के बाद साइन करूंगा। आप यह जरूर ध्यान रखिए कि कोई आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा ना उठाने पाए। जितेंद्र तिवारी के मामले में जमीना बालू और कौशल ने उसकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया। जितेंद्र तिवारी कोई बच्चा तो था नहीं और ना ही कोई बेवकूफ आदमी। वह 45 साल का युवक था, ऊपर से टीचर। इतना तो उसे समझना चाहिए था कि अगर शादी के पहले ही लड़की वैसा हलफनामा साइन करने को कह रही है, तो इसका मतलब उसके इरादे ठीक नहीं है। उसे कहना चाहिए था कि पति के मरने के बाद वैसे भी सारी संपत्ति पत्नी की हो जाती है, वो साइन करे या ना करे। ऐसी ही गलती नागिन बीबी एपिसोड में आनंद ने की थी। उसकी बीवी आरती उससे जो कुछ भी करने को बोलती गई वह करता गया और बिना सुहागरात मनाए ही अपनी जान गंवा बैठा। अगर आपने नागिन बीवी वाला एपिसोड नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देखिएगा। उसमें आनंद ने इतनी गलतियां की हैं कि आप अपना सर पकड़ लेंगे। पता नहीं सुंदर लड़की को देखते ही लड़कों को क्या हो जाता है। अपना सारा दिमाग बक्से में बंद करके बैल बन जाते हैं और लड़की के इशारों पर नाचने लगते हैं। बहुत से लोग उस रील को दोष दे रहे हैं जो जितेंद्र तिवारी की मौत का कारण बना, लेकिन इसमें उस रील का क्या दोष? सारा दोष तो जमीला बानो का है, जिसके दिमाग में इतना खतरनाक प्लान बना। रील से ना सही किसी और माध्यम से उसे पता चलता कि अमुक व्यक्ति के पास इतना पैसा है और वह शादी के लिए बेताब है, तो तब भी वह उसकी जान लेकर उसकी संपत्ति हड़पने का प्लान बनाती। तो इसमें रील का दोष नहीं है और ना ही श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की सभा का कोई दोष है। महाराज ने तो उसे रास्ता सुझाया ही था। महाराज ने तो उसे ये भी कहा था कि अब शादी क्या करना, साधु बन जाओ। तो क्या जितेंद्र ने उनकी बात मानी? नहीं मानी। तो इसमें महाराज का दोष कहाँ से आ गया? तो कुछ लोग कहते फिर रहे हैं कि उसने महाराज की सभा में ये बातें नहीं बोली होती, उसका मर्डर नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। रोजाना सैकड़ों लोगों का मर्डर होते रहता है, सबके सब महाराज की सभा में शामिल नहीं होते।
अगर जितेंद्र सावधान रहता तो वह उन ठगों और कातिलों के जाल में नहीं फंसता। शादी ब्याह में जल्दीबाजी ना करें, किसी को अपनी कमजोरी का फायदा ना उठाने दें। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, हो सके तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।